इस वीडियो में आप डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2018 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप वर्ष 2018 में पूछे गए सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्र के अलावा वर्ष 2019 और वर्ष 2020 के चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न पत्र को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, राजा कुंवर सिंह संबंधित थे? ऑप्शन नंबर बी, जगदीशपुर से सही उत्तर होगा। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर होगा सन 1875 ईस्वी में। चौथा प्रश्न पूछा गया था, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1930 में। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाई जाने वाली मौसमी घटनाओं को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलवायु। छठा प्रश्न पूछा गया था, सुनामी घटना हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2004 ईस्वी में। सातवां प्रश्न पूछा गया था, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम का। आठवां प्रश्न पूछा गया था, कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से है? इसका सही उत्तर है आठवें का ऑप्शन नंबर 1, सोना। नवां प्रश्न पूछा गया था, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। 10वां प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। 11वां प्रश्न पूछा गया था, हथकरघा उद्योग है? तो ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। 11वें का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 12वां प्रश्न पूछा गया था, सत्यार्थ प्रकाश रचना है? ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती की सही उत्तर होगा। 13वां प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा मिशन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय का। 14वां प्रश्न पूछा गया था, देशबंधु कहे जाते थे? तो ऑप्शन नंबर 1, चित्तरंजन दास सही उत्तर होंगे। 15वां प्रश्न पूछा गया था, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 16वां प्रश्न पूछा गया था, 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे? तो इसके एक कारण नहीं थे, बहुत सारे कारण थे। राजनीतिक कारण में आप लोग लिख सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्यों को हड़पने की नीति जो लाई गई थी वह 1857 की क्रांति की एक प्रमुख कारण बना। इसके अलावा पेंशन और उपाधियों को समाप्त करना, अंग्रेजी शासन के प्रति आम जनमानस का अविश्वास व्याप्त होना कहीं ना कहीं 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख कारण बना। इसके अलावा आर्थिक कारण में आप लोग लिख सकते हैं दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था, और धार्मिक कारण में आप लोग लिख सकते हैं कि ईसाई धर्म का जोर शोर से प्रयास किया गया, जबरन लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा चर्बी युक्त कारतूस का भी प्रयोग किया गया था। सामाजिक कारण में आप लोग लिख सकते हैं कि भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे 1857 ईस्वी के क्रांति के। 17वां प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो प्रमुख नेताओं में कुछ नाम आते हैं जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी। 18वां प्रश्न पूछा गया था, गांधी जी ने 11 फरवरी 1920 को आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि गोरखपुर के चौरी चौरा गांव में घटित घटना के कारण गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था। 19वां प्रश्न पूछा गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? तो इसके प्रमुख कार्यक्रम आप लिख सकते हैं, नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं ही नमक बनाए जाना, और दूसरा सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों और उपाधियों का बहिष्कार किया जाना। 20वां प्रश्न पूछा गया था, जिन्ना ने गांधी पर क्या आरोप लगाया था? तो जिन्ना ने गांधी जी पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। उनका मानना था कि गांधी जी मुस्लिम समुदाय की अपेक्षा हिंदुओं का आर्थिक समर्थन करते हैं। इसके बाद अब बात करेंगे 21वें प्रश्न की, लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? तो साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत आदि ने लाठियां खाई। पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठी से प्रहार किया। लाठी की गहरी चोट के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 ईस्वी में हो गई थी। 22वां प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थीं? तो स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियों में आप लिख सकते हैं कि शिक्षा में सुधार करना और जीवन स्तर में सुधार करना। बात करेंगे 23वें प्रश्न की, यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए उसका कार्य बताइए। तो यूनेस्को का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
और इसके कार्य की बात करें तो यह प्राकृतिक विज्ञान, शिक्षा, समाज, मानव विज्ञान, संस्कृति एवं सूचना व संचार के जरिए अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न पूछा गया था, भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि भारत के अंतर्गत अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और नारकोंडम और लैंडफॉल द्वीप आते हैं। 25वां प्रश्न पूछा गया था, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक को बताइए। तो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में आप लिख सकते हैं अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, पवनों की दिशा और पर्वतों की दिशा। बात करेंगे 26वें प्रश्न की, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आप लिख सकते हैं बाढ़, सुनामी, भूकंप, ये सभी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। बात करेंगे 27वें प्रश्न की, चक्रवात को और किन नामों से जाना जाता है? तो चक्रवात को बवंडर, हरिकेन, टाइफून और तूफान आदि नामों से जाना जाता है। 28वां प्रश्न पूछा गया था, पराबैंगनी किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के नाम बताइए। तो पराबैंगनी किरण से 2 प्रमुख घातक बीमारी चर्म कैंसर यानी त्वचा का कैंसर और शरीर की त्वचा का काला पड़ जाना, ये प्रमुख बीमारियां हैं। 29वां प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है? तो उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग खेती करने, भवन का निर्माण करने, सब्जियों और फलों का उत्पादन एवं मिट्टी के खिलौने का निर्माण करने के लिए किया जाता है। 30वां प्रश्न पूछा गया था, रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जिला और किस नदी पर स्थित है? तो रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर स्थित है। बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 31वां प्रश्न पूछा गया था, 1857 ईस्वी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु क्या प्रयास किए गए? देखिए 1857 में जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम माना जाता है, उसके पहले और उसके बाद भी बहुत सारे प्रयास किए गए थे स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए, जिसमें आप लोग कुछ संग्राम के बारे में लिख सकते हैं और कुछ विद्रोह के बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि 1767 में महाल विद्रोह किया गया। इसके अलावा फ़कीर विद्रोह 1763 से 1773 के बीच में किया गया। इसके अलावा सैन्य विद्रोह किया गया जो कि वेल्लोर में हुआ था 1803 ईस्वी में। इसके अलावा चुआड़ विद्रोह हुआ था 1718 से 1820 तक और नायक विद्रोह हुआ था 1821 में। बहावी विद्रोह हुआ था। तो ये कुछ विद्रोह के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। बात करेंगे 32वें प्रश्न की, धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी 2 के विषय में लिखिए। पहला पूछा गया था ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के द्वारा धार्मिक सुधार और समाज के सुधार के लिए शिक्षा संबंधी कार्य किए गए थे, जिसमें पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के आधार पर भारतीय शिक्षा का आधुनिकीकरण किया गया और ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के लिए अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी। इसके अलावा सामाजिक सुधार के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा और छुआछूत आदि कुरीतियों का विरोध किया और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। ये कुछ आप ब्रह्म समाज के बारे में लिख सकते हैं। दूसरा पूछा गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि एनी बेसेंट ने सोसाइटी के माध्यम से भारतीय समाज के पुनर्जागरण के लिए अनेक कार्य किए थे। इन कार्यों में बनारस में शिक्षा के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना प्रमुख रूप से शामिल है। तीसरा पूछा गया था मुस्लिम धार्मिक आंदोलन। तो इसके अंतर्गत मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत अलीगढ़ आंदोलन और बहावी आंदोलन, देवबंद आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, फराजी आंदोलन आते हैं। इसमें जो मुस्लिम समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त थीं उनको सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए गए। चौथा पूछा गया था प्रार्थना समाज। 1867 ईस्वी में मुंबई में महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज ने धार्मिक सुधारों, जाति व प्रतिबंध को हटाने, बाल विवाह को समाप्त करने के लिए, विधवाओं के बाल कटवाना, विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्यों में लगने वाली भारी लागत, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और विधवा विवाह आदि के लिए समाज सुधार से संबंधित कार्य किए थे। 33वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। पहला था बंग भंग। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात अन्य क्षेत्रीय दलों के प्रयासों से देश में निरंतर राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाया जा रहा था। इस राजनीतिक जागरूकता का केंद्र बंगाल था, जहां से संपूर्ण देश में इस जागरूकता को प्रसारित किया जा रहा था। उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। ब्रिटिश सरकार बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों से डर गई थी और लॉर्ड कर्जन ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत बंगाल के विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 में की थी। उसका प्रमुख उद्देश्य बांटो और राज करो की नीति को लागू करना था।
दूसरा पूछा गया था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी सन 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर यह कांड हुआ था। इसके बाद से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया। अब ये आंदोलन क्यों हुआ था, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि स्वयं सेवक दलों के कुछ नेताओं को बुरी तरीके से पुलिस ने पीटा था। क्यों पीटा था? क्योंकि ये प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे जो कि शराब की बिक्री और खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों के एक जत्थे ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने भी इसके जवाब में गोलियां चलाई। पुलिस की गोलीबारी से सारे लोग उत्तेजित हो गए और पुलिस पर आक्रमण कर दिया। सिपाही भाग करके थाने में घुस गए तो भीड़ ने थाने में ही आग लगा दिया और इसी को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। तीसरा पूछा गया था बारदौली सत्याग्रह। बारदौली एक जगह का नाम है जो गुजरात के सूरत में है। 1928 ईस्वी में किसानों ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए लगान को ना अदा करने का फैसला लिया और इसी के लिए बारदौली सत्याग्रह चलाया गया था। 34वां प्रश्न पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व की विवेचना कीजिए। 9 अगस्त सन 1942 को गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था, जिसमें अंग्रेजों को तत्काल भारत छोड़ करके जाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। इसके महत्व की अगर बात की जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन या फिर इसे अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अंतिम महान लड़ाई में से एक थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला करके रख दी थी। 35वां प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधों का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश में अधिकांश जो जनसंख्या है वह कृषि पर आधारित है, तो यहाँ पर प्रमुख उद्योग धंधा जो है वह कृषि ही है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी चलाए जाते हैं और पशुपालन, मत्स्य पालन, इन उद्योग धंधों के बारे में आप एक एक दो दो लाइन लिख सकते हैं। 36वां प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रमुख शक्ति के साधन बताइए। प्रश्न पत्र में थोड़ा सा कट गया है, इस वजह से आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा। मैं फिर से प्रश्न पढ़ देता हूँ। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रमुख शक्ति के साधन बताइए। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रमुख शक्ति के जो उत्पादन है वो तापीय विद्युत परियोजनाएं, ताप विद्युत उत्पादन और इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन, और इसके अंतर्गत आप लोग और कुछ लिख सकते हैं जैसे कि रिहंद जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत निगम लिमिटेड, ओबरा जल विद्युत केंद्र और परमाणु ऊर्जा, नवनीकरण ऊर्जा के स्रोतों का विकास जैसे कि सोलर सिटी कार्यक्रम, सोलर कुकर कार्यक्रम, सोलर वाटर हीटर कार्यक्रम, सोलर लाइट कार्यक्रम। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप लिख सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख शक्ति के स्रोत हैं। 37वां प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश की आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। आयात और निर्यात से किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास होता है क्योंकि ऐसी बहुत सी वस्तुएं जैसे कि मशीन, कंप्यूटर, सामान, गाड़ी हैं जिनके आयात के द्वारा ही अर्थव्यवस्था में वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं कि वस्तुओं के आयात निर्यात के द्वारा उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक वृद्धि में स्थिति में भी सुधार होता है और इनके साथ साथ यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी तेज़ी से वृद्धि होती है क्योंकि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों पर निर्भर करती है। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं आयात निर्यात के द्वारा बड़े बड़े उद्योगों का विकास होता है जो किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो ये कुछ छोटे पॉइंट आप लिख सकते थे। 38वां प्रश्न पूछा गया था अपने प्रदेश के प्रमुख त्यौहार एवं तीर्थ स्थलों का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहारों की अगर बात की जाए हिंदू धर्म के त्यौहार की तो यहाँ पर भाई दूज, गोवर्धन पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी, नागपंचमी, रक्षाबंधन, करवा चौथ, दीपावली, होली, महाशिवरात्रि ये सभी पर्व मनाए जाते हैं। वहीं मुस्लिम धर्म की अगर बात की जाए तो ईद, रमजान, मुहर्रम, शबे बारात, बकरीद आदि मनाई जाती है। सिख धर्म की अगर बात की जाए तो वैसाखी, गुरु गोविंद जयंती, और बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बुद्ध पूर्णिमा, जैन धर्म की बात की जाए तो महावीर जयंती, और ईसाई धर्म की बात की जाए तो क्रिसमस, ईस्टर और गुड फ्राइडे त्यौहार मनाए जाते हैं। साथ ही आपसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों का वर्णन करने के लिए भी बोला गया था, तो आगरा में प्रसिद्ध ताजमहल के बारे में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जौनपुर में अटाला मस्जिद, इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम अर्थात गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है। इसके अलावा वाराणसी में अगर बात की जाए तो यहाँ दुनिया के विभिन्न भागों से तीर्थयात्री यात्रा करने आते हैं। यहाँ गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी के 84 घाट, विश्वनाथ मंदिर आदि विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं सारनाथ में बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा है, शिवाला घाट है, मन मंदिर घाट है। ये कुछ प्रमुख आप लिख सकते हैं।
39वां प्रश्न पूछा गया था, देश में जनगणना कब प्रारंभ हुई? जनगणना का महत्व बताइए। तो 1801 में इंग्लैंड में जनगणना कराई गई थी और ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। और अगर बात करें अंतिम जनगणना जो कि वर्ष 2011 में हुई थी, वह 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। जनगणना का महत्व भी पूछा गया था। तो जनगणना से देश की जो सरकार होती है, सत्ता में जो सरकार होती है, उसके पास आंकड़े जाते हैं कि कितने हमारे देश में लोग हैं, कितने युवा हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने वृद्ध हैं, ताकि मानवीय संसाधनों का सरकार उचित तरीके से प्रयोग कर सकती है। इसके अलावा सरकारी कार्यक्रम जो बनाए जाते हैं, गरीबी आंकड़े का सही आकलन करके सरकार अपने सभी नीतियों को उन सभी गरीब लोगों तक अच्छे से पहुंचा सकती है, अगर जनगणना के सही आंकड़े सरकार तक पहुंचते हैं। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। 40वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला पूछा गया था आतंकवाद और सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता को अगर परिभाषित किया जाए तो सांप्रदायिकता एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति के मन में अपनी जाति, धर्म या संप्रदाय के प्रति निष्ठा की भावना पैदा करती है। इससे व्यक्ति अपनी जाति, धर्म एवं संप्रदाय को दूसरे से श्रेष्ठ समझने लगता है। वहीं अगर आतंकवाद की बात की जाए, जीवन, भौतिक अखंडता अथवा मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाला या बड़े पैमाने पर संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला कार्य करके जानबूझकर भय का वातावरण उत्पन्न करना ही आतंकवाद कहलाता है। इसी में दूसरा पंचशील के सिद्धांत के बारे में पूछा गया था। तो आप लोग लिख सकते हैं पंचशील सिद्धांत में पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। दूसरा, अनाक्रमण या एक दूसरे देश पर आक्रमण ना करना। तीसरा आप लिख सकते हैं एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। चौथा, समानता एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों के आधार पर संबंध स्थापित करना। और पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को स्वीकार करना। दोस्तों, यहाँ पर वर्ष 2018 में पूछे गए सामाजिक अध्ययन प्रश्न पत्र का पूरा सोल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वर्ष 2018, 19 और वर्ष 2020 में पूछे गए चतुर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।